नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद प्रकाश और जो हम सीरीज कर रहे हैं अपनी, जिसमें कि हम विभिन्न मुद्दों के ऊपर चर्चाएं कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हमारी चर्चा का विषय है कि हम जो इतिहास पढ़ते हैं, क्या वास्तव में वो सच्चा इतिहास है क्या? आज के समय में बहुत सारी बातें इतिहास को लेके होती हैं। कोई कहता है कि औरंगजेब महान मुगल था, कोई कहता है कि अकबर एक महान राजा था, कोई सिकंदर को महान कहता है और कोई कहता है कि सिकंदर एक क्रूर शासक था। कोई कहता है कि अकबर की महानता जबरन थोपी गई थी और औरंगजेब कोई महान मुगल नहीं था, एक बर्बर शासक था जिसने कि भारत में हिंदुओं के लिए जीवन बड़ा दुष्कर कर दिया और उसके लगभग 50 वर्षों के शासन में भारत में केवल और केवल क्रूरताएं हुई। सो टुडे we will going to discuss different different classification of historiography. What is right, what is wrong in history, what we are getting about the Aurangzeb, about the Akbar, about the Alexander. Few believed Alexander, Akbar and Aurangzeb all were great emperors, rulers, and again few were believed they were brutal, especially for the Aurangzeb. Aurangzeb considered as brutal for the Hindu population in our country. तो यही हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में कि इतिहास के जो विभिन्न आयाम हैं उसको कैसे समझें। आखिर एक इतिहास लिखा जाता है, जैसे आज के समय में मान लीजिए कि कोई कहता है कि मोदी जी का शासन बहुत बढ़िया है, कोई कहता है कि मोदी जी लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। यही हाल इंदिरा गांधी जी के समय भी था, यही हाल नेहरू जी के समय भी था। तो इतिहास में घटनाएं वही होती हैं, लेकिन उसके देखने का नजरिया बदल जाता है। किसी के लिए ये अमृत काल चल रहा है, किसी के लिए ये लोकतंत्र के दमन का काल चल रहा है और किसी के लिए इतिहास आगे चल के लिखा जाएगा। तो घटना वही हो रही है, लेकिन अलग अलग विचार आ जा रहे हैं। तो हमारे पास जो इतिहास है, हमें कैसे पता कि ये सही वाला इतिहास है? इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें थोड़ा सा क्लासिफिकेशन समझना होगा कि हिस्ट्री बेसिकली कैसे समझनी चाहिए। और अगर ये पॉइंट समझ में आ गया, इतिहास को कैसे समझें, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड हिस्ट्री, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन व्हाट शुड वी स्टडी। क्योंकि मान लीजिए कि आपको कहीं का सफर तय करना है और पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, किस रास्ते का चयन करना है, तो हो सकता है कि आप पहुंच जाएं उस जगह पे, लेकिन आपका वक्त ज्यादा लग जाएगा। तो इतिहास भी ऐसा ही है। इतिहास एक तरीके से लगता है कि सूचनाएं हैं, लेकिन वो सूचनाएं किसने दी, कब दी, क्यों दी, क्या उसका कोई हिडन मोटिव है क्या, क्या उसका कोई छुपा हुआ मकसद है क्या, यही बात हमें पता करनी है। और इसी से पता लग जाएगा कि इतिहास कि जो बातें हम जानते हैं कितनी सही कितनी गलत है। तो हिस्ट्री की हम बात करते हैं, इतिहास की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इतिहास है क्या, तो सिंपली आप बोलेंगे कि इवेंट्स हैपेंड इन दी पास्ट। कुछ ऐसी घटनाक्रम रही है जो कि अतीत में घटित हो गई है। व्हाट हैपेंड इन दी पास्ट। अब कुछ लोग कहते हैं कि सभी लोगों को थोड़े ना सम्मिलित कर लेंगे हम पास्ट में। जो अतीत में घटित हो गया, क्या इसमें राजा महाराजाओं की बातें होंगी, पॉलिटिक्स की बात होगी, सोसाइटी की बात होगी, अर्थव्यवस्था की बात होगी, किसकी बात होगी? क्योंकि सबका तो इतिहास लिखा नहीं जाएगा। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि शासकों का ही इतिहास लिख दिया जाए। इसीलिए हम इतिहास में शुरू शुरू में समझते थे कि ये राजाओं की कहानियां हैं कि कौन से राजा ने कहां तक शासन किया। बाद में इतिहास और डेवलप हुआ तो हमने कहा नहीं नहीं, सोसाइटी भी समझनी जरूरी है। फिर कुछ दिनों बाद हमने कहा कि नहीं नहीं, इकोनॉमी भी समझनी जरूरी है। बाद में कल्चर को भी समझा गया।
बाद में इंटरनेशनल रिलेशन को भी समझा गया, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को, और ऐसे इतिहास का व्यापक रूप हमारे पास आ पाया। Initially, we believed that history, what is happened in the past, few believed it's a history of ruler classes. Few believed history is also given circumstances of the society, economy, culture. बट अगर आप लास्ट में देखें तो ये सबका क्या है, समेशन है, एक तरीके से इनको मिला दिया गया है। तो जो अतीत में घट गया वही इतिहास है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, अब लेकिन इससे बात नहीं बनेगी। इससे क्या पता लग रहा है, इससे तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि अतीत में तो बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। तो उसी को हम थोड़ा एक एक करके समझेंगे। एक टर्म होता है हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी, अब ये जो हिस्टोरियोग्राफी है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको समझे बिना हम इतिहास की वास्तविक रूपरेखा नहीं समझ सकते। इतिहास लेखन समझिए हिंदी में इसे, इतिहास लेखन एक ही घटनाक्रम को लेके अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग इतिहास को लिख देते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच समय काल परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग होती है। मैं कुछ अलग सोचता हूं, आप कुछ अलग सोचते हैं समान घटना के बारे में। इतिहासकार भी एक समाज का ही व्यक्ति होता है और वो अपनी एक खास सोच को लागू करना चाहता है इतिहास के घटनाक्रम के ऊपर। हिस्टोरियन इज नॉट फ्रॉम द नॉट outside from the society, he or she is part of the society, and that's why impact of society, impact of political circumstances at that time, economic condition, cultural aspects always be there. तो हमेशा वहां पे हर पक्ष इतिहासकार को प्रभावित करता है। तो इसीलिए अलग अलग लोग एक ही घटना को एक ही तरीके से न लिख के अलग अलग तरीके से लिखते हैं। तो इतिहास लेखन क्या हो गया, इतिहास लेखन मतलब हो गया कि भाई कोई भी घटना को कैसे लिखा गया, क्यों लिखा गया, वाई क्यों लिखा गया, इसमें इतिहास लेखन की पूरी घटनाक्रम को समझा जाता है कि वाई क्यों ये लिखा गया। दूसरी बात ये है कि कैसे कैसे लिखा गया, क्या क्या रिसोर्सेज लिए गए, क्या क्या स्रोत लिए गए। हम पढ़ते हैं ना कि अशोक के समय में हमने उसके स्तंभ लेख लिए, शिलालेख लिए, इस तरीके से पिलर इंस्क्रिप्शन या रॉक इंस्क्रिप्शंस की बातें हम करते हैं। तो इतिहास क्यों लिखा गया, कैसे लिखा गया, क्या लिखा गया, कहां लिखा गया और कब लिखा गया, ये सब बातें बड़ा महत्वपूर्ण होती हैं। हिस्टोरियोग्राफी में जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आपको वास्तविक बात नहीं पता लगेगी। जैसे जदुनाथ सरकार कहते हैं कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था, उसने बहुत धर्मांतरण कराया और मुगल साम्राज्य की पतन का कारण बना। A historian, Jadunath Sarkar, who invested a lot of time to understand Aurangzeb's period, and he proved that Aurangzeb was a brutal ruler. He emphasized that Aurangzeb brutally ruled Hindu community and destructed all the temples. ऐसा वो मानते थे जदुनाथ सरकार। लेकिन कुछ ऐसा हिस्टोरियन मानते हैं कि औरंगजेब ने जो भी निर्णय लिए वो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से लिए। इरफान हबीब जैसे या अन्य इस तरीके के, वो कहते हैं कि भाई जो भी निर्णय लिए गए वो परिस्थितियों के हिसाब से लिए गए, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसको दारा शिकोह से चैलेंज मिल रहा था, दारा शिकोह थोड़ा लिबरल टाइप का था, उदार टाइप का था, और इसलिए उसको हिंदुओं का सपोर्ट था। और उसकी एवज में औरंगजेब ने कट्टर मुस्लिमों का सपोर्ट लेने के लिए ये सब कार्रवाइयां की। तो अलग अलग लोग एक ही घटना को अलग अलग तरीके से लिखते हैं। कुछ कहते हैं कि अलेक्जेंडर महान था, कुछ कहते हैं कि अलेक्जेंडर इतना महान था कि भारत में मगध साम्राज्य की शक्ति को जान के, धनानंद के शासन को जान के वो मगध तक आया ही नहीं, और उसको पोरस जैसे एक स्थानीय राजा ने, जो कि बहुत बहादुर थे, उसको एकदम से बोलते हैं जिसे कि छठी का दूध याद दिला दिया, और अलेक्जेंडर या सिकंदर को भागना पड़ गया।
और रास्ते में ही रोग से उसकी मृत्यु हो गई। तो एक ही घटनाक्रम को कैसे कैसे दिखाया जा रहा है। कोई कहता है कि इतिहास लेखन में कि जो है गुप्त काल एक स्वर्ण काल है, और कोई कहता है कि गुप्त काल एक गोल्डन पीरियड ना होके एक ऐसा समाज है जो कॉन्फ्लिक्ट्स में है, बहुत सारी जातियों का जन्म हो रहा है, महिलाओं का दमन हो रहा है, सती प्रथा की शुरुआत हो रही है, समाज एक पतन की अवस्था में है। तो ये गोल्डन पीरियड कैसे हो सकता है? एक ही चीज को देखने का नजरिया बदल जाता है। कुछ कहते हैं कि अशोक बहुत महान है, और कुछ कहते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की, चंडाशोक के नाम से जाना जाता था। तो कैसे महान हो सकता है? उसी की वजह से पूरा मौर्य साम्राज्य पतन कर गया, क्योंकि उसने अहिंसा की नीति लेके आ गया वो कलिंग के बाद। एक ही घटनाक्रम के बारे में अलग अलग सूचनाएं आपको दिख रही हैं। तो इतिहास लेखन एक बड़ा महत्वपूर्ण फंडा है। अब आज हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की दुनिया में जी रहे हैं, हमारे पास एक लाइन एक मैसेज आता है, हम उसी को सही मान लेते हैं, जबकि इतिहास को जानना, समझना, रियलिटी का पता करना एक बड़ा मुश्किल काम है। तो ये तो पता लग गया। अब हिस्टोरियोग्राफी की जब हम बात करते हैं तो इसके टाइप्स भी होंगे। तो इसके टाइप्स क्या हैं, इसके कुछ प्रकार भी होंगे। तो टाइप्स बहुत क्लियर हैं, वो है, एक तो है कॉलोनियल, ये अंग्रेजों की अपनी विचारधारा है, औपनिवेशिक इतिहास। और ये औपनिवेशिक इतिहास क्या करता है, भारतीयों की सभ्यता संस्कृति को कमतर दिखाता है। जिसकी विचारधारा को मैकॉले मानता है, जिसकी विचारधारा को जेम्स मिल मानता है। जेम्स मिल एक ऐसा व्यक्ति है जो एक किताब लिखता है, अंग्रेजी शासन में काम करने वाला एक अधिकारी है, 1817 में, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसकी बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और इस पुस्तक में वो लिखता है कि भारतीयों की सभ्यता संस्कृति बहुत खराब है, और इसने पूरे इतिहास को 3 भाग में बांट दिया धर्म के आधार पे, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश हिस्ट्री। और इसी की विचारधारा को मैकॉले आगे बढ़ाने की कवायद करता है जब वो एक शिक्षा नीति लेके आता है। तो मैकॉले इसी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है जेम्स मिल की। जेम्स मिल का स्पष्ट मानना था कि भारत की सभ्यता संस्कृति दोयम दर्जे की है। जेम्स मिल वाज द ऑफिसर इन द ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड ही ऑलवेज बिलीव्ड इंडियन कल्चर, इंडियन entire development is lesser than, inferior than British development, culture, society, and rule of Britishers is compulsory to civilize this entire nation of India। और यही बात कि वो कहता था कि अंग्रेजों का शासन बहुत जरूरी है, जिससे कि हम भारत को सभ्य बना सकें। यही काम तो, इसी की विचारधारा को तो मैकॉले भी आगे बढ़ा रहा है जब वो कहता है कि भारत सपेरों और मदारियों का देश है, हमें एक ऐसे राष्ट्र की रचना करनी है जिसमें कि क्लैरिकल माइंडसेट के लोग हों, शिक्षा व्यवस्था को बदल देते हैं, इनकी संस्कृति को बदल देते हैं, इनको अपने ऊपर हीन भावना पैदा कर देते हैं, अपनी समाज से, अपने इतिहास से, अपनी पूरी व्यवस्था से इनको घिन आने लगेगी। यही दोनों चाहते थे, जेम्स मिल और मैकॉले। और इसी को कॉलोनियल हिस्ट्री कहते हैं। इनके लिए, जो औपनिवेशिक इतिहासकार हैं, इनके लिए कोई मतलब नहीं है भारत की सांस्कृतिक विकास का और भारत की डेवलपमेंट का। ये हमेशा भारत को क्या करेंगे, नीचा ही दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने इसीलिए क्या किया कि आप देखिए एक ही घटना है, जैसे कि मान लीजिए 1857 का विद्रोह है, उसको ये कॉलोनियल हिस्टोरियन कहते हैं कि सिपाही मिटनी है, सिपाही विद्रोह है, कुछ तो नहीं था, कोई विद्रोह नहीं था। इनको काउंटर करने के लिए एक राष्ट्रवादी इतिहासकार आ गए, इनको कहते हैं नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी इतिहासकार। ये कहेंगे कि ये 1857 की क्रांति अपने आप में क्या है, एक प्रथम स्वतंत्रता युद्ध है। वीडी सावरकर इस मत के प्रथम समर्थक दिखते हैं। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम की किताब भी लिखते हैं वो, और कहते हैं कि 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था। तो अब इसमें दोनों में अतिशयोक्ति लगती है।
कॉलोनियल वाले कम करके दिखा रहे हैं और ये ज्यादा ही करके दिखा रहे हैं, क्योंकि 1857 में कोई ऐसा, तो भारत एक देश के रूप में तो एकीकृत था नहीं. इंडिया वाज नॉट यूनाइटेड इन 1857. सो both ideologies supporting exaggerations, ये तो अतिशयोक्ति बता रहे हैं. तो नेशनलिस्ट इतिहासकार क्या करेंगे, वो किसी भी सीमा तक जाके और अंग्रेजों की या औपनिवेशिक मानसिकता वाले इतिहासकारों का विरोध करेंगे. तो एक तो ये विचारधारा हो गई. अगली विचारधारा हो गई जिसको कहते हैं मार्क्सिस्ट, मार्क्सवादी विचारधारा. कार्ल मार्क्स के विचार के ऊपर ये निर्भर है. और इस विचारधारा में क्या है कि भाई इतिहास केवल बड़े लोगों का थोड़ा ना होता है, वो तो वर्कर्स का भी होता है, मजदूरों का भी होता है, वो तो फार्मर्स का भी होता है, किसानों का भी होता है, महिलाओं का भी होता है, जो कमजोर लोग हैं, वीकर लोग हैं, उनका भी होता है. तो ये इतिहास में सबको लाने की बात करता है. ये इकोनॉमी और सोसाइटी को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है. कहता है कि इतिहास तब तक नहीं लिखा जा सकता जब तक कि अर्थव्यवस्था और समाज को ना समझा जाए. इसीलिए आगे चल के जब भारत का इतिहास देखा गया तो उसमें सभी घटनाओं को सम्मिलित किया गया कि भाई अगर गांधी जी आते हैं तो समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, किसानों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, महिलाओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, समाज के कमजोर तबके के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है. तो दीज आर दी क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, और सब कुछ मिला के ही हमारी किताबें लिखी गई हैं. एनसीईआरटी इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है. तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन हो गया. अब एक बात देखिए कि अगर आप इसको टोटलिटी में नहीं पढ़ेंगे इतिहास, तो कभी भी सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे. इतिहास की सच्चाई जानने के लिए आपको बहुत सारा अध्ययन करना होगा और उसको तुलना करना होगा. और अगर इतना समय नहीं है आपके पास तो बाकी काम शिक्षक कर सकते हैं जिन्होंने ये जानकारियां बटोरी हैं, जो उस स्तर की पढ़ाई किए हैं, तो वो आपको बता सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है. लेकिन आज के समय में जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान ही सर्वोपरि हो गया है तो ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है समझना, क्योंकि राइट नाउ वी आर लिविंग इन ए एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन इज स्कैटरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. Flux of the information we are getting, and we are not able to understand which one is right and which one is wrong. It's not easy to separate right and wrong. So much better is कि we must have to go where those who are eligible, those who are able to acquire knowledge and able to deliver it. अब मान लो कि कोई नॉलेज है डिलीवरी नहीं कर पा रहा है, तो उस तक आपको जाना होगा, क्योंकि सबके पास तो इतना समय है नहीं कि पूरा पढ़ें. एक और इतिहास की धारा होती है, उसको कहते हैं फेमिनिस्ट, कि भाई महिलाओं का क्या रोल था. नारीवादी इतिहासकार होते हैं, वो बताते हैं कि भाई इतिहास में नारियों का क्या रोल था. अब जैसे आप मान लीजिए कि हम पढ़ते हैं क्या सहयोग आंदोलन में नारियों का क्या रोल था, क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या था. तो ये सब जानकारियां कहाँ से आई, नारीवादी इतिहासकारों ने इसको खास फोकस किया कि इतिहास के डेवलपमेंट में महिलाओं का क्या योगदान था. अब देखिए यहाँ पे एक होता है सब एल्टन. सब एल्टन इसमें भी वही है कि ये भी गरीबों की बात करेगा, मजदूरों की बात करेगा, गरीबों की बात करेगा. गरीब जो हैं, जो कामगार हैं, उनकी बात करेगा, जो मजदूर हैं उनकी बात करेगा. और ये खाली इन्हीं की बात करेगा, ज्यादा अर्थव्यवस्था और सोसाइटी के चक्कर में नहीं पड़ेगा, खाली इन्हीं की बात करेगा कि इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है. इसको कहते हैं सब एल्टन. सब एल्टन. तो इस तरीके से हमने देखा कि दीज आर दी ब्रांचेज ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी. अब हमें किसी भी घटना को समझने के लिए ये सभी ब्रांचेज को टेस्टिफाई करना होगा, नहीं तो बहुत चांस है कि हिस्ट्री में मैनिपुलेशन हो जाए, हमारे पास गलत सूचनाएं आ जाए और बड़ा चक्कर में हम पड़ जाएं कि क्या सही है क्या गलत है. तो जब हमने एक सवाल किया था कि क्या हम हिस्ट्री को सही जानते हैं, तो इसका मतलब यह है कि क्या हम हिस्ट्री को कहीं ऐसा तो नहीं समझ रहे कि हिस्ट्री मतलब एक ऐसी चीज कि खाली फैक्ट्स घट गए और उसको हमने रट्टाफिकेशन लगा लिया.
हिस्ट्री केवल फैक्ट्स नहीं होती है, हिस्ट्री में सूचनाएं जुटाई जाती हैं, फिर उनको सूचनाओं को विभिन्न आइडियोलॉजीज पे देखा जाता है, विचारधाराओं पे, फिर विभिन्न स्रोतों का मिलान किया जाता है कि भाई कहीं शिलालेख मिल गए, कहीं कोई पत्थर मिल गया, कहीं कोई पुस्तक मिल गई, कहीं कोई सिक्के मिल गए, कहीं कोई मूर्ति मिल गई, तो उससे मिलान किया जाता है कि ये जो बातें कही गई हैं किताबों में क्या वो सही है कि नहीं। कहीं कुछ नहीं मिला तो हम फिर बुद्धिस्ट स्रोत तक जाएंगे, विदेशी स्रोत तक जाएंगे, जैन स्रोतों में देखेंगे, फिर मिलान करेंगे, उत्तर भारत का देखेंगे, दक्षिण भारत का देखेंगे, ब्रिटिश स्रोतों को देखेंगे, यूरोपियन स्रोतों को देखेंगे। जैसे एल बैशम ने वंडर दैट इज इंडिया लिख दिया किताब। अब एल बैशम की किताब बड़ा महत्वपूर्ण है, मैक्स मूलर ने भारत के बारे में लिखा, तो हमें वो स्रोत पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके हमें एग्जैक्ट जानकारी लगेगी कि आखिर क्या है। अब मान लीजिए खाली आपने जदुनाथ सरकार को पढ़ लिया तो औरंगजेब के बारे में एक तरफा सोचेंगे। अगर आपने थोड़ा और एडवांस स्टडी की तो थोड़ा और विजन बढ़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि इतिहास में अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचना मतलब कि इसमें आपको हेल्प की जरूरत लगेगी और उन लोगों से जो इस मामले को जानते हैं। गांधी जी को देखिए कि कोई कहता है कि इन्होंने चरखे से आजादी दिला दी और अहिंसा से कोई मानता ही नहीं है। तो अब हमें सभी स्रोतों का मिलान करके देखना होगा कि इनकी राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका थी और नाथूराम गोडसे की क्या भूमिका थी, तब हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि कौन नायक है, कौन खलनायक है। तो इसीलिए इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले हमें यही वाला चैप्टर पढ़ना चाहिए और वो है हिस्टोरियोग्राफी, तब हम घटनाक्रम को बेहतर समझ पाएंगे। तो बताइएगा आपके क्या विचार हैं, आपको क्या समझ में आया, कैसा लगा ये सेशन। अगर पसंद आए तो इस सेशन को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए अपने विचार कि आपको क्या लगता है कि इतिहास जो हम आज के जमाने में प्राप्त कर रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है। अगर हमने सत्यता पता करने की कोशिश नहीं की तो पूरा चांस है 90% की हमें गलत इंफॉर्मेशन लग जाएगी और हम सार्वजनिक जगहों पे उस पर बहस करते दिखेंगे और एग्जाम में भी गलत ही लिख के चले आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।